हेलो एवरीवन। दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने कल की क्लास में विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसी के साथ साथ भारत के नामकरण के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, भारत की अक्षांशीय स्थिति, सबसे पहले भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, किन अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है, कौन से अक्षांश से भारत की सीमा प्रारंभ होती है और कौन से देशांतर से प्रारंभ होती है और किस देशांतर पर समाप्त होती है। मित्रों, पता होना चाहिए हमें, कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ईशान कोण पर स्थित है। अब यह विश्व के संदर्भ में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, कौन से अक्षांश से भारत की सीमा प्रारंभ होती है, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर के भारत की सीमा लगभग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पहुंचते पहुंचते भारत की अक्षांशीय सीमा क्या हो जाती है, स्थिति समाप्त हो जाती है। 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर दूसरे देश की सीमा प्रारंभ हो जाती है। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर बात करें संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो वह है द्वीपों सहित भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ इसका दक्षिणतम बिंदु है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लगभग 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में संपूर्ण भारत की द्वीपों सहित संपूर्ण भारत की अक्षांशीय स्थिति है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप, जो कि कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में, ठीक। और उत्तरी बिंदु इंदिराकोल, जो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा यह तो अक्षांशीय स्थिति हो गई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार की, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये घटा देंगे तो लगभग कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये होगा अक्षांशीय विस्तार। देख लीजिए मित्रों, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश घटाने पर कितना आ रहा है, 29 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है अक्षांशीय विस्तार, 29 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर मुख्य भारत की बात करें, भारत की मुख्य भूमि की, तो और संपूर्ण भारत की भूमि के द्वीपों सहित संपूर्ण भारत की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसका विस्तार कितना हो जाएगा, संपूर्ण भारत का 31 डिग्री 2 मिनट, ठीक है, ध्यान रखना इसका। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से इंदिराकोल। अगर सुदूर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वहाँ से लेकर के इंदिराकोल जम्मू कश्मीर तक है। अब आगे बात करें देशांतरीय स्थिति की,
तो ग्रीनविच रेखा से हम जब पूर्व की तरफ चलते हैं तो भारत के सबसे पहले भारत का पश्चिमी बिंदु यहाँ पर पश्चिमी बिंदु शुरू होता है और यहाँ पर 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। इस स्थान पर आकर के क्या हो जाती है, भारत की देशांतरीय सीमा समाप्त हो जाती है। तो ये देशांतरीय स्थिति हो गई, ठीक है। देशांतरीय स्थिति क्या है भारत की, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगर बात करें विस्तार की, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार वैसे ही 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट कम करेंगे तो लगभग 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतर का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, अर्थात ये विस्तार हो जाएगा। 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरीय विस्तार होगा। यहाँ पर जो भारत की देशांतरीय स्थिति प्रारंभ होती है उस स्थान पर भारत का कौन सा स्थान स्थित है, तो पश्चिमी बिंदु भारत का यहाँ पर है सरक्रिक, सरक्रिक कौन से राज्य का, गुजरात राज्य का, ठीक है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में और पूर्वी बिंदु वलांगू, पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश या किबिथु, वलांगू या किबिथु जो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये है इसके उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, ठीक है। अब बात करें इसके जो देशांतरीय स्थिति का जो अंतर है 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये विस्तार है और इस विस्तार के अकॉर्डिंग भारत के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच में लगभग समय का लगभग कितना अंतर आ जाता है। अगर भारत की कोई मानक समय निर्धारित नहीं करें और बिना मानक समय निर्धारित किए हुए अगर ग्रीनविच रेखा के आधार पर चलते हैं तो यहाँ पर अगर कोई यात्री अरुणाचल प्रदेश के वलांगू क्षेत्र से गुजरात के लिए यात्रा करता है तो वह उसको निश्चित समय का अनुमान नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब हमने पढ़ी थी तो देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती है, मुख्य रूप से समय का निर्धारण करती है। और यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इन पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच में लगभग 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर का अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों बिंदुओं के बीच में जो समय का अंतर आएगा लगभग कितना आएगा, 2 घंटा, लगभग 2 घंटा। एक्यूरेट टाइम की बात करें तो 1 घंटा 57 मिनट और लगभग 12 सेकंड के बीच में यह अंतर होगा। तो ऐसी स्थिति में जो इस समय का डिस्प्यूट होता है, किसी एक देश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय की इस स्थिति को क्लियर करने के लिए सभी देशों की क्या होती है, एक मानक समय रेखा होती है। जिस प्रकार से उस मानक समय के आधार पर उस देश का क्या किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। उसी प्रकार से भारत की भी एक मानक समय रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और उसी के आधार पर भारत का क्या किया जाता है, मानक समय निर्धारित किया जाता है, जिससे कि संपूर्ण देश में उसी के आधार पर सभी जगह पर समय निर्धारित किया जाता है। यह भारत का जो मानक समय है वह है 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जिस प्रकार से ग्रीनविच मीन टाइम है जो कि संपूर्ण विश्व का टाइम का निर्धारण करने की
वाली रेखा है, ग्रीनविच रेखा, उसी प्रकार से सभी अलग अलग देशों की एक टाइम लाइन होती है, मानक समय रेखा होती है। उसी प्रकार से भारत की भी एक मानक समय रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आगे देखिए मित्रों, अब मित्रों यहाँ पर ध्यान रखना कि भारत का जो ये सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, यह 2004 की सुनामी के पश्चात क्या हो चुका है, वर्तमान में डूब चुका है। ठीक है, इसी के साथ अब ये भारत की आकृति, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हमने ज्ञात कर ली। किस प्रकार से भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में, कौन से अक्षांश और देशांतर के बीच में स्थित है। भारत के अगर आकार की बात करें तो भारत का आकार कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज या चतुष्कोणीय। आकार कैसा है, चतुष्कोणीय, एवं यह भूमध्य रेखा से कितना दूर है, 876 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान होना चाहिए हमें, जब भूमध्य रेखा के उत्तर में आते हैं हम, तो उत्तर में आने पर भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह लगभग 876 किलोमीटर के बाद में आता है। तो भारत की दक्षिणतम बिंदु की जो दूरी है भूमध्य रेखा से, वो कितनी है, 876 किलोमीटर। आगे अक्षांश देशांतर की बात हो गई, मानक समय की बात हो गई। अब दूसरी आती है एक और प्रधान अक्षांश रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, वह प्रधान अक्षांश रेखा कौन सी है, यह है कर्क रेखा। मित्रों, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। ठीक है, जो कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और यह क्या करती है, भारत को 2 भागों में बांटती है, जिसके कर्क रेखा के दक्षिण का भाग प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। आपको पता होगा अक्षांशीय स्थिति जलवायु का निर्धारण करती है, देशांतरीय स्थिति समय का निर्धारण करती है। अब इसके आधार पर देखें हम भारत कौन सी जलवायु का प्रदेश है, तो भारत के जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, आपने विश्व भूगोल में पढ़ा होगा कि कर्क रेखा के दक्षिण का भाग या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भूभाग कौन से गोलार्ध में आता है या कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में। ठीक है, उष्ण कटिबंध में। और तो उसी प्रकार से भारत कौन से कटिबंध में है, भारत का दक्षिण का भाग 23.5 डिग्री के नीचे वाला भाग, अर्थात दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में है, और ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत, उत्तर भारत, और दक्षिण भारत है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत है, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, वहाँ पर उष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से भारत की जलवायु की बात करें, तो भारत कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है, संपूर्ण भारत उपोष्ण कटिबंध में। कौन से जलवायु प्रदेश में,
उष्ण और शीतोष्ण दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, कौन सा कटिबंध प्रदेश बन जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में भारत स्थित है। अर्थात भारत की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय, या फिर ये कहें शीत उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे अब मित्रों ये दोनों ही रेखाएं जो एक तो भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। सबसे पहले तो ये जो समय रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह गुजरती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो समय रेखा, भारत की जो समय रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसे हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं मित्रों, जैसे ऊपर की छत आंधी में उड़ी, ऊपर की छत आंधी में उड़ी। अब मित्रों समझ में आ गई होगी ट्रिक, इसमें 5 राज्यों के नाम आ गए हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंधी में उड़ी आंध्र प्रदेश, इसके बाद में अगला है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इस प्रकार से ट्रिक के आधार पर भी हम इन्हें याद रख सकते हैं। लेकिन मित्रों ट्रिक के आधार पर यह सीक्वेंस में नहीं है, उत्तर से दक्षिण में अगर सीक्वेंस में इनको बिठाते हैं तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में होकर गुजरती है। लेकिन यह लोकेशन अगर आपके दिमाग में फिट है तो इन 5 राज्यों को हम ट्रिक के आधार पर भी याद रख सकते हैं। ऊपर की छतें आंधी में उड़ी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इसी प्रकार से कर्क रेखा, ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला गुजरात, उसके बाद में कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान की थोड़ी सी सीमा जो स्पर्श करती है राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा स्पर्श करते हुए कर्क रेखा राजस्थान से निकलती है। तो यहाँ पर राजस्थान, उसके बाद में आता है फिर एमपी, मध्य प्रदेश के बाद में फिर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड राज्य, और झारखंड के बाद में फिर वेस्ट बंगाल के बाद में आता है फिर कौन सा, त्रिपुरा यहाँ पर। ठीक है, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर के यह कर्क रेखा गुजरती है। इसे भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, ट्रिक लेकिन सीक्वेंस में इन
के क्रम से नहीं है। पश्चिम से पूर्व के आधार पर हम अगर कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की स्थिति के बारे में देखते हैं तो यह इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा। और अगर आपको मानचित्र में उनकी लोकेशन पता है इन राज्यों की, तो आप इन्हें ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक होगी छम झम गुप्रात्री। समझ में आ गई होगी ट्रिक आपको। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और त्रिपुरा। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, गुजरात, गुजरात के बाद में वेस्ट बंगाल, राजस्थान और त्रिपुरा। ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। ठीक है, तो आगे मित्रों, अब भारत के जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, कितना किलोमीटर है ये देख लेते हैं। भारत की जो लंबाई उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर एवं पश्चिम से पूर्व का जो है विस्तार है वह है 2933 किलोमीटर। ठीक है, यह है भारत की लंबाई चौड़ाई विस्तार। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की ओर का विस्तार 2933 किलोमीटर स्थित है। इनका जो अंतर है दोनों का लगभग समान से है। कितना अंतर है? केवल और केवल 281 किलोमीटर। बाकी दोनों तरफ ही क्या है, समान सी लंबाई चौड़ाई है। 281 किलोमीटर का इनके बीच में अंतर है। भारत की अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग है? विश्व का लगभग 2.4% भाग पर विस्तृत है भारत। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग है? 2.4% भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में 7वां स्थान है। अब इससे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश हैं भारत से। रूस, कनाडा के बाद में है चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील,
ब्राज़ील के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 देश बड़े हैं विश्व में, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर बाद में भारत। अगर बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बात करें सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्योंकि भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में? अगर भारत में राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद में अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है वर्तमान में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,249 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वह है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो कि कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32 किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हुई भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है विश्व में? 7वें स्थान पर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? 2.4% भाग पर फैला हुआ है। इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा राज्य गोवा, जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। आगे बात करें हम भारत की स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं।
देखिए मित्रों, भारत के जो स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जो कि यहाँ से गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, यह उत्तरी सीमा जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और दूसरा स्थलीय सीमा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और जलीय सीमा की कुल लंबाई जो मुख्य भूमि की है, यहाँ से वेस्ट बंगाल तक केवल मुख्य स्थलखंड की लंबाई ये तो है 6,100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों सहित बात करें संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, द्वीपों सहित संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अब यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत में जो ये उत्तर पश्चिमी सीमा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह लगती है भारत की पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से। यहाँ पर थोड़ी सी सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की। पाक अधिकृत कश्मीर से, पीओके से। आगे फिर इधर प्रतिद्वंदी हमारा चीन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई यहाँ पर, यहाँ से चीन की। ठीक है, इसी में बीच बीच में एक छोटा सा देश है नेपाल, और यहाँ पर है भूटान, और यहाँ पर है म्यांमार या बर्मा। ठीक है, और यहाँ पर बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, और ये एक द्वीपीय पड़ोसी देश ये श्रीलंका। एक और है यहाँ पर मालदीव। ठीक है, जो कि द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। अब इनमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किससे लगती है? बांग्लादेश से, लगभग 4,096 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन से देश से? बांग्लादेश से। एवं सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से, लगभग 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर। मित्रों, आगे की चर्चा हम भारत की स्थिति और विस्तार की जो आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में करेंगे। इसके पड़ोसी देशों की जो सीमा लगती है, ये कितने किलोमीटर लगती है? पड़ोसी देशों की सीमा
भारत के कौन कौन से राज्यों से स्पर्श करती है, इसी के साथ कितनी लंबी सीमा, कौन से राज्य के साथ कितनी लंबी सीमा है, और जलीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, और आंतरिक राज्य कौन से हैं। इन सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।